देखिए, बंगाल विधानसभा चुनाव हारने के बाद टीएमसी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कल कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी लड़ाई चुनाव आयोग से है, उन्हें किसी भी हालत में नहीं छोड़ा जाएगा। वे चुनाव आयोग के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार करने की घोषणा करते हुए राज्य की सियासत में सनसनी मचा दी। ममता ने कहा कि उनके इस्तीफे का सवाल ही नहीं पैदा होता। उन्होंने कहा कि वे लोक भवन नहीं जाने वाली। আমাদের প্রথম কথা হচ্ছে আমরা কিন্তু হারিনি, আমাদের 100 सीट जोर করে লুট করা হয়েছে। तब भी अगर हमारा फाइट तो बीजेपी का साथ नहीं था, हमारा फाइट था इलेक्शन कमीशन का साथ। और अगर इलेक्शन कमीशन बेच जाए, अगर जुडिशियरी से कोई जस्टिस ना मिले, अगर इतना लोगों को लॉजिस्टिकल नाम पे निकाल दिया जाए, वन साइडेड इलेक्शन ऑफिसर लोग काम करे, स्विच ऑफ कर दे, ईवीएम मशीन कैप्चर करे। आप हमको बताइए, जब लोगों ने वोट देता है मशीन में, उसका चार्ज, बैटरी चार्ज 40 का नीचे उतर जाता है, लेकिन 1995 कैसे हुआ? तो देखिए, ममता का ये रुख राज्य में संवैधानिक संकट को जन्म दे सकता है। हालांकि सरकार गठन पर इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर ममता इस्तीफा देने से मना करती हैं, तो संविधान के तहत राज्यपाल उनकी सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने जरूरी अधिसूचना और जनादेश जारी कर दिया है। अब ममता के स्टेटमेंट पर शुभेंदु अधिकारी ने यह कहा है कि संविधान में सरकार गठन की सारी प्रक्रिया लिखी हुई है, इस पर ज्यादा कुछ बोलने की कतई जरूरत नहीं है। बंगाल बीजेपी नेताओं का यह कहना है कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने चुनाव हारने के बावजूद इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। सत्ता से चिपके रहकर ममता बनर्जी ने न केवल अराजकतावादी रवैया वो अपना रही हैं, बल्कि वो मतदाताओं की भावनाओं और जनादेश की पवित्रता का भी खुलेआम अपमान कर रही हैं। ये पूरी तरह से संवैधानिक व्यवस्था का चरमराना है। भैया, दुनिया छोड़ना पड़ता है एक दिन, गद्दी तो 2 दिन का है। ये भ्रम में न रहे कि उनका पैतृक संपत्ति है। जनता ने उनको 15 साल समय दिया, सिवाय भ्रष्टाचार और हिंसा के कुछ नहीं किए। लोगों का जीना हराम कर दिया। एक डॉक्टर बेटी की रेप मर्डर हुई, उसका न्याय तो नहीं मिला। उनकी मां को जिस भाषा से उनके पार्टी के लोगों ने अपमान किया है, जनता भूला नहीं है इसका हिसाब। आमी इस्तीफा ना देबो। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव में हार के बाद इस्तीफा देने से मना कर दिया है। उनके खिलाफ क्या कदम उठाए जा सकते हैं? संविधान इसे लेकर क्या कहता है? क्या किसी राज्य सरकार का टर्म खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री का पद भी अपने आप खत्म हो जाता है क्या? इसे हम कानूनी हिसाब से समझते हैं। देखिए, जो संविधान कहता है, संविधान कहता है कि टर्म समाप्ति पर मुख्यमंत्री का पद समाप्त नहीं होता। भारत के संविधान में मुख्यमंत्री के कार्यकाल और इस्तीफे को लेकर क्लियरली नियम है। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। बाकी जो मंत्रियों की नियुक्ति है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। यह अनुच्छेद क्लियर करता है कि मुख्यमंत्री और उनके मंत्री राज्यपाल के चाहने तक ही अपने पद पर बने रहते हैं। मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति जवाबदेही होती है। अगर कोई मुख्यमंत्री चुनाव हार जाता है या उनकी पार्टी बहुमत खो देती है, तो उनके पास सत्ता में बने रहने का नैतिक या कानूनी अधिकार नहीं रह जाता। अगर कोई मुख्यमंत्री हार के बावजूद पद छोड़ने से इनकार करता है, तो राज्यपाल के पास ये कार्रवाई करने का भी एक ऑप्शन जरूर रहता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं। चूंकि मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं, इसीलिए बहुमत खोने या चुनाव हारने के बाद इस्तीफा ना देना संवैधानिक मशीनरी की विफलता माना जाता है और राज्यपाल उन्हें पद से भी हटा सकते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री को सदन में बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं, और अगर वो हार चुकी हैं, तो वो बहुमत साबित नहीं कर पाएंगी और सदन में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उन्हें हटाया भी जा सकेगा। ये तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर टीएमसी के पास बहुमत नहीं है, तो सरकार जारी नहीं रह सकती। ममता बस नई विधानसभा के गठन तक केयरटेकर मुख्यमंत्री के तौर पर बनी रह सकती हैं। जैसे नतीजों की आधिकारिक अधिसूचना होती है, राज्यपाल बहुमत दल को सरकार बनाने का न्योता दे सकते हैं और इस स्थिति में उन्हें पद छोड़ना ही होगा। लेकिन अब लोगों के मन में सवाल आता है कि अगर मुख्यमंत्री ऐसा नहीं करती हैं, तो फिर क्या होगा? ममता का इस्तीफा न देने का कदम आमतौर पर प्रतीकात्मक ही रहेगा, क्योंकि उनकी पार्टी चुनाव में हार चुकी है। विधानसभा का टर्म खत्म हो चुका है।
राज्यपाल बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी और बहुमत हासिल करने के बाद सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे, लिहाजा उनका इस्तीफा न देने से सत्ता हस्तांतरण नहीं रुक सकता। अनुच्छेद 172 ये कहता है कि राज्य विधानसभा का कार्यकाल अधिकतम आपको बताएं कि 5 मई तक ही होता है, लेकिन अब उसके बाद सभी की निगाह इसी बात पर है कि अब आगे क्या। अक्षय इस वक्त मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अक्षय, अब बारी है इस वक्त सरकार के गठन की पश्चिम बंगाल के अंदर, लेकिन हालात जिस तरह के बने हुए हैं वो वाकई अभी टेंशन वाले जरूर है। ममता बनर्जी का इस तरह का रुख, फिर अभी गृह मंत्री भी वहां पर जाने वाले हैं, तो चैलेंज अभी भी कह सकते हैं कि कम नहीं है। अक्षय, नहीं लगता मुझे कि ऐसा कोई चैलेंज है। हालांकि ममता बनर्जी ने जरूर कहा कि इस्तीफा नहीं देंगी, लेकिन ये सब कुछ अब निर्भर करेगा कि राज्यपाल किस तरह की स्थिति की समीक्षा करते हैं, क्योंकि हर चुनाव के बाद राज्यपाल के पास अधिकार होता है कि वो विधानसभा में जो बहुमत का आंकड़ा है उसको देखे और उसके बाद अपना फैसला करे। उसके लिहाज से बीजेपी को निःशुल्क से वो आमंत्रित कर सकते हैं और बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकते हैं। साफ तौर पर है कि ममता बनर्जी भले ही बोले कुछ, लेकिन संविधान साफ तौर पर कहता है कि 164(1) के तहत हर हालत में जो चुनाव के बाद जो स्थिति होती है उसके अनुसार राज्यपाल फैसला लेते हैं और बड़ी पार्टी को वो आमंत्रित करते हैं ताकि वो अपनी सरकार गठन में आगे बढ़ सके। अब ममता बनर्जी निश्चित से संवैधानिक संकट जरूर पैदा कर रही हैं, लेकिन एक बार तय है कि उनके चुनाव हारने के बाद अब उनका मुख्यमंत्री बने रहने का कोई मतलब नहीं है और संविधान भी यही कहता है कि आपको सत्ता हस्तांतरित करनी होगी। हाँ, ये जरूर दिलचस्प है कि टीएमसी के बीच और बीजेपी के बीच अब तू मैं की कहानी शुरू हो गई है, लेकिन चुनाव आयोग ने जो असेंबली थी पुरानी उसको डिसॉल्व कर दी है। वहाँ पर अब कानून व्यवस्था अभी फिलहाल चुनाव आयोग के हाथ में ही है। जिस तरह से सीएपीएफ की तैनाती है, जिस तरह से वहाँ पर डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को साफ तौर पर कहा है कि जहाँ पर हिंसा हो रही है उसको तुरंत रोकने का प्रयास करें। डीएम एसएसपी को पूरी तरह से वहाँ पर गश्त करने के लिए बोले। कहा जा सकता है कि अब सरकार बनाने की जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो चुकी है। जो अमित शाह हैं ये माना जा रहा है कि 7 तारीख की शाम को कोलकाता पहुंच जाएंगे। वहां पर विधानमंडल दल की बैठक होगी और उसमें नेता का चयन किया जाएगा। शुभेंदु अधिकारी निश्चित से फ्रंट रनर हैं, लेकिन तमाम अभी चीजें चल रही हैं। वही सवाल है अक्षय कि इस क्राइटेरिया में कौन फिट बैठता है गृह मंत्री के, क्योंकि दिलीप घोष हो, शुभेंदु अधिकारी हो, ये तमाम वो चेहरे हैं जो इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे पहले जिस तरह से कई राज्यों में हमने तस्वीरें देखी मुख्यमंत्री के नाम को लेकर, यहां पर भी कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट तो नहीं हो सकता ना अक्षय? देखिए, संभावना इसकी कम है। पश्चिम बंगाल की स्थिति अलग है। पहली बार वहाँ पर सरकार बनने जा रही है। जहाँ तक राजस्थान मध्य प्रदेश की बात रही है, वहाँ पर बहुत दिनों से बीजेपी बहुत सशक्त भूमिका में रही है। हालांकि मध्य प्रदेश से तो लगातार सीएम रहे हैं बीजेपी के, लेकिन राजस्थान में जब सरकार बदली वहाँ पर जरूर वसुंधरा राजे को हटा करके भजनलाल शर्मा को वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो टेस्टेड व्यक्ति हैं उनको ही मौका दिया जाएगा, इसकी उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में कई नेताओं के सामने नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें कि मैंने जिक्र किया कि शुभेंदु अधिकारी 6 साल से बीजेपी में हैं। पिछली बार भी ममता बनर्जी को हराया था, इस बार भी ममता बनर्जी को हराया है, तो वो एक बड़े चेहरे के रूप में आए हैं। अमित शाह के गुड बुक में भी है। दूसरी बात यह है कि जो क्राइटेरिया अमित शाह ने वहां पर संकल्प पत्र जारी करते हुए कही थी कि बंगाल का ही व्यक्ति होगा, बंगाली बोलना जानता होगा, पढ़ा लिखा होगा, उसको हम मौका देंगे, बंगाल का ही व्यक्ति बनेगा। लेकिन इसके अलावा आरएसएस के जो चेहरे हैं, खास करके दिलीप घोष और वर्तमान में जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं समीक भट्टाचार्य, उनके नाम के भी कयास लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा क्योंकि बीजेपी ने जो महिला वंदन अधिनियम को संशोधन के लिए लाया था, उसके लिहाज से महिलाओं का जो वोट पड़ा है उसको लेकर के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अग्निमित्रा पॉल या फिर रूपा गांगुली जैसे चेहरों को मौका मिल सकता है अगर बहुत कुछ उलटफेर किया गया तो। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 5-6 चेहरे ऐसे हैं जिसमें कि शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, समीक भट्टाचार्य, अग्निमित्रा पॉल, रूपा गांगुली। इसके अलावा अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार के नाम के चर्चे हैं। लेकिन अगर सही मायनों में देखा जाए तो शुभेंदु
सुवेंदु अधिकारी, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष भी वहां पर रहे, उनको शासन व्यवस्था का भी पता है, सरकार में भी वो काम कर चुके हैं। ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री कॉल में उन्होंने अपनी मंत्री के रूप में भी कार्य किया है, तो अनुभवी नेता होने के साथ साथ बीजेपी के गुड बुक में है, तो ये माना जा रहा है। बिल्कुल, कई सारे फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखा जाएगा। देखिए, एक तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पहली बार सरकार बनने जा रही है। अगर दूसरा पहलू देखें तो शुभेंदु अधिकारी के चेहरे पर पूरा चुनाव हुआ और इतनी बड़ी जीत हासिल की, मुख्यमंत्री खुद हार गई अपनी सीट। अगर दूसरा फैक्टर देखें तो महिला वोटर का बहुत बड़ा साथ मिला है, कई सारे फैक्टर्स यहाँ पर काम किए हैं। तो क्या इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए महिला मुख्यमंत्री चुनी जा सकती है, या फिर जो नाम आप बता रहे हैं उन पर कयास ज़्यादा लगाए जा रहे हैं? जैसा मैंने जिक्र किया कि महिला वंदन अधिनियम को बीच चुनाव में जिस तरह से बीजेपी लेकर के आई, महिलाओं का साथ भी पश्चिम बंगाल में मिला है, तो ऐसे में अग्निमित्रा पॉल जो कि एक बड़ी नेत्री हैं, इसके अलावा अगर वहाँ पर रूपा गांगुली की बात करें तो वो भी चुनाव में जीत हासिल की है, एक बड़ी चेहरा हैं, नेत्री रह चुके हैं, उनका नाम सुर्खियों में ज़रूर आ रहा है। लेकिन मैंने जैसा जिक्र किया कि मुझे लगता है कि टेस्टेड व्यक्ति को वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस मामले में अगर देखा जाए तो सुवेंदु अधिकारी का नाम निःशुल्क से सर्वोपरि है। हालांकि 5-6 नाम जरूर सुर्खियों में चल रहे हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य भी हैं, आरएसएस से उनका गहरा संबंध रहा है, और साथ ही साथ दिलीप घोष बीजेपी के कद्दावर नेता, लगभग 75-77 से वो लगातार आरएसएस और बीजेपी में रहे हैं, वो भी एक बड़े चेहरे बीजेपी के हैं। इसके अलावा सुकांता मजूमदार जो प्रदेश अध्यक्ष थे, बाद में उनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ी, तो इनके नाम के भी चर्चे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि गुड बुक में अमित शाह के सुवेंदु अधिकारी कहीं ना कहीं सर्वोपरि रहने वाले हैं, क्योंकि उनको पता है कि कैसे संगठन को बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में बहुत उन्होंने बेहतर काम किया है, आक्रामक तरीके से टीएमसी के खिलाफ लगातार वो बोलते रहे, और साथ ही साथ हिंदुत्व का मुद्दा जो बीजेपी ने वहां पर पकड़ा, हिंदुत्व की सबसे बड़ी राह अगर तय की तो सुवेंदु अधिकारी ने की। इसके बावजूद कि टीएमसी से वो निकल करके बीजेपी में आए थे और फिर ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हराया, फिर दूसरी बार उन्होंने भवानीपुर जो कि ममता बनर्जी का गढ़ रहा है, वहां से उन्होंने ममता बनर्जी को करारी शिकस्त दी है। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो तवज्जो है वो सुवेंदु अधिकारी को मिलती जाती है। लेकिन ये बीजेपी है, ये नई बीजेपी है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन नवीन, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह की पार्टी है, जिसको कि कहा जाता है कि अप्रत्याशित फैसले लेने में निश्चित से कोई झिझक नहीं होती है। लेकिन मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल की धरती कुछ अलग मांगती है। वो जरूर है कि वहाँ के स्थानीय नेता को, बड़े चेहरे को बीजेपी लाएगी। पिछले 10 सालों की अगर तस्वीरों को समझे हम तो 3 से बीजेपी 207 तक पहुंची है, और इस बार का जो परिणाम आया है 32 लाख ज्यादा वोट टीएमसी से बीजेपी को मिले हैं। अक्षय, लगातार हम मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चर्चा आपसे कर रहे हैं। अभी गृह मंत्री का वहां पर पहुंचना, अब उसके बाद सारी चीजें वहां पर अब जिस तरह से प्रोसेस आगे की जाएंगी, क्या लगता है कब तक बीजेपी का फाइनल डिसीजन सबके सामने होगा सीएम फेस को लेकर? मुझे लगता है कि 8 तारीख की शाम को या फिर 9 तारीख की सुबह तक ये पता चलेगा कि मुख्यमंत्री वहाँ का कौन होने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी जल्दबाजी में नहीं दिख रही है। हालांकि कल नितिन नवीन ने लगातार बैठक की, सुबह से लेकर के 11 बजे से लेकर के वो लगातार 7-8 बजे तक वो बैठक करते रहे, और सबसे बड़ी बात यह है कि महासचिवों के साथ बैठक की, संगठन को लेकर के भी चर्चा की, असम पुडुचेरी में सरकार बनाने को लेकर के चर्चा की, पश्चिम बंगाल में किस तरह से रणनीति बनाई जा सकती है। खबर यही है कि सुवेंदु अधिकारी से लगातार अमित शाह और जेपी नड्डा, नितिन नवीन लगातार टच में हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मंत्रिमंडल के सहयोगियों पर भी लगातार चर्चा चल रही है। देखना दिलचस्प यही होगा कि क्योंकि सुवेंदु अधिकारी को कल पहुंचना था, वो दिल्ली पहुंचे नहीं, इसका मतलब है कि कई बातें चल रही हैं, कई चर्चाएं चल रही हैं, और ये माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल जो मुख्यमंत्री के साथ भी शपथ लेगा, कुछ मंत्री शपथ लेंगे, और उसके बाद हो सकता है कि दूसरा विस्तार भी देखने को मिले जल्द। अब देखना दिलचस्प यही होगा कि बीजेपी से आए हुए बीजेपी में जो पुराने नेता हैं उन पर विश्वास, या फिर सुवेंदु अधिकारी। बिल्कुल देखने वाली बात होगी क्या बीजेपी की इस बार स्ट्रैटेजी रह सकती है, क्योंकि कई राज्यों के, हालांकि यहाँ पर समीकरण थोड़े से अलग हैं, इससे पहले बीजेपी की सरकार कभी बनी नहीं है, लेकिन सरप्राइज फैक्टर भी बीजेपी कई बार दे देती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।